नमस्कार दोस्तों। क्या अब सेना भी सुरक्षित नहीं रही? क्या भारत के अंदर अब राजनीति भी सुरक्षित नहीं रही? और क्या इस देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था भी सुरक्षित नहीं? ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, उन्हीं को लेके। इस देश की राजनीति क्या इतनी गंदी हो जाएगी, इस ढंग की हो जाएगी कि होती घटनाओं पर हम आंखें मूछ लेंगे, हम उन सारी चीजों पे आंख मूछ लेंगे जिनसे हमें डर लगता है, लेकिन हमारे अड़ोस में, पड़ोस में, हमारे साथ में, हमारे लोगों के साथ में ऐसे ऐसे काम होंगे जिन पर हमें शर्म आए। जी हाँ, आज शर्मनाक स्थितियां पैदा हुई और वो शर्मनाक स्थितियां क्या है, इन्हीं पर बात करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं कि इस देश की सुरक्षा और इस देश की सीमाओं की रक्षा का जिम्मा सेना पर होता है, लेकिन अब हमारी सेना सुरक्षित नहीं रही। इसका सबूत मध्य प्रदेश के महू में डबल इंजन की सरकार है और उस डबल इंजन की सरकार में सेना के प्रशिक्षु अफसर जब घूम रहे होते हैं अपने ही तीरंदाजी क्षेत्र में, जहां पर वो चांदमारी करते हैं और दूसरी चीजें, उस क्षेत्र में वहां पर जो महिला अफसर होती हैं उनको पकड़ लेते हैं तमाम गुंडे। बेखौफ, इतना बेखौफ हो गए कि सेना के लोगों को भी नहीं छोड़ रहे और एक सेना की अफसर के साथ में गैंग रेप करते हैं। सेना के अफसर जो प्रशिक्षु है, अभी नई लड़की थी, उसके साथ गैंग रेप होता है। उसके एक साथी को छोड़ते हैं कि जाओ 10 लाख रुपए फिरौती लेके आओ, उसके अलावा बाकी लोगों को बंधक रखते हैं और यह वारदात हो जाती है सिर्फ जो है बाद में कहते हैं लकीर पीटने का काम पुलिस करने पहुंचती है। बहरहाल घायल अस्पताल में भर्ती हैं, तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन क्या उस लड़की का वह कॉन्फिडेंस वापस आ पाएगा कि वो देश की रक्षा कर सके, सीमाओं की रक्षा कर सके और बहुत कुछ कर सके? शायद नहीं। और इसी तरीके से एक सैन्य अफसर अपनी ही जूनियर अफसर के साथ में रेप करता है, काफी लंबे वक्त तक करता है, शोषण करता है, जिस तरीके से वह भी सामने आता है। जम्मू कश्मीर पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज करती है, वायुसेना का मामला। तो यह स्थिति आज सेना के अंदर भी यह स्थिति हो गई। देश के अंदर जहां चले जाइए लड़कियां सुरक्षित नहीं। हमने तमाम किस्से इस दौर में देखे और इन किस्सों पर क्या बोलेंगे? इस पर क्या भारतीय जनता पार्टी, उसके लोग प्रोटेस्ट करेंगे? एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ में जो घटना होती है कोलकाता में, उसको लेके ऐसा शोर है, बाकी सारी लड़कियां सुरक्षित है, वही एकमात्र घटना है, लेकिन उससे भी बीभत्स घटनाएं हो गई और ये कोई घटना कहीं पर भी उचित नहीं, चाहे अस्पताल में हो, चाहे सेना अफसर के साथ हो, या एक गरीब दलित उसकी बच्ची के साथ हो, जो जैसा बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, जैसा उत्तराखंड में हुआ, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, जैसा राजस्थान में हुआ। एक भी घटना को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो यह हालत इस देश की कर दी है और रोजाना करीब 90 लड़कियां इस देश में रेप और गैंग रेप का शिकार हो रही। यह नरेंद्र मोदी सरकार की, डबल इंजन की सरकारों की उपलब्धि है। तो इतना बेखौफ हो गए हैं बलात्कारी, क्योंकि जानते हैं होना हुआ ना कुछ नहीं। उनको बचाने के लिए साहेब बैठे। बहरहाल यह तो एक घटना होती है।
इस दर्दनाक घटना पर सारे राजनीतिक दलों को बोलना चाहिए था, लेकिन बोलता लड़ता कौन दिखाई देता है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। बाकी सब खामोशी साधे। भारतीय जनता पार्टी में सुई पटक सन्नाटा है। मायावती के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, एक शब्द। तब आप सोचिए कि क्या होगा। आज राजनीति की शुचिता खत्म हो रही है। दुखद दिन है कि सीताराम येचुरी जैसा एक बड़ा बेहतरीन सच्चा इंसान और एक सच्चा नेता, मुद्दों को लेकर लड़ने वाला नेता हमारे बीच नहीं रहा। उसको श्रद्धांजलि देते हुए मैं एक ही चीज कहूंगा, आज एक श्रद्धांजलि उस राजनीति को भी दे जो दलितों के हित की राजनीति होती रही। उसमें कैसे उसे भी आरएसएस बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, इसका उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी अमेरिका में तमाम यूनिवर्सिटीज में और दूसरी जगह चर्चा करते हुए बताते हैं कि कैसे भारत के अंदर हक छीना जा रहा है, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, वंचित वर्ग का, वो 90% लोगों का जिनके पास तमाम तरह से असमानताएं, कोई सामाजिक तौर पे असमान है, कोई आर्थिक तौर पे असमान है और कोई दूसरे और तमाम तरह से असमानता का शिकार। उनको हक देना है और उनके हक की बात करनी। वो कहते हैं कि 50% की जो आरक्षण की सीमा है उसे खत्म करके हम उसे आगे बढ़ाएंगे और जितनी जरूरत है उतना देंगे, और उसके लिए ही हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं। तो उसको किस तरह से पलटा जाता है? जब वहां पर सवाल किया जाता है कि आरक्षण कब तक लागू रहेगा, तो उन्होंने वही बात कही जो एक समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी कि आरक्षण तब तक लागू रहना चाहिए जब तक सामाजिक आर्थिक तौर पर सभी बराबरी में नहीं आ जाते, सबको समान नहीं किया जाता। तो राहुल गांधी ने भी वही दोहराया कि तब तक आरक्षण जारी रहेगा और हम तब इसको खत्म करने पर विचार करेंगे जब सब बराबर आ जाए। बिल्कुल सही कहा, यही बात हर कोई कहेगा, होना भी यही चाहिए। तो उस स्थिति में राहुल गांधी बताते हैं कि कैसे उनके हक को, लेकिन यह हो नहीं पाएगा। क्यों? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग उनके हक मार रहे हैं। और जब राहुल गांधी इसको लेकर के कहते हैं कि उन्हें समान रूप से आने ही नहीं देना चाहते हैं, मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी तो हमला बोलती है, वो तो कुछ भी झूठ और सच्चा फैलाती है, कोई बात नहीं। मायावती अचानक बोल पड़ती है और राहुल गांधी पे हमला हो जाती है। दलित की राजनीति करते हैं, दलित उसमें क्या कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों का जो पालन न करती हो, जिसने दलितों पे होने वाले अत्याचारों को लेकर के कानून को शिथिल कर दिया हो, जिसने उन्हें मिलने वाले हक को भी छीन लिया हो और जिसने तमाम तरह से अत्याचार किया हो, वो कहे कि हम ऐसे बने हितैषी, जिसे कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, तो मुंह में तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम, दलितों का नाम, और बगल में छुरी, उन्हीं के अधिकारों पर छुरी चलाई, वो मायावती ने किया था। उनके नोटिफिकेशन हैं उनकी सरकार में रहते हुए, देख लीजिए। बहरहाल झूठ और का जो नैरेटिव गढ़ा जाता है वो किस तरह से गढ़ा जाता है कि कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हरवा दिया था। अरे भाई, दो पार्टियों के दो कैंडिडेट थे, वो भी कैंडिडेट थे, कांग्रेस का कैंडिडेट था। कांग्रेस का कैंडिडेट वही व्यक्ति था जो भीमराव अंबेडकर का पीए था। तो कांग्रेस ने तो उस व्यक्ति को टिकट दिया था कि जिससे भीमराव अंबेडकर आसानी से जीत जाए, लेकिन उन्हीं के पीए ने उन्हें हरा दिया था। तो इसके लिए कोई क्या कर सकता है? जब वो हार गए,
तो उन्हें कैसे राज्यसभा के जरिए सदन में लाया जाए, तो कांग्रेस ने मदद की और कांग्रेस लेके आई। कांग्रेस ही थी, जब वो सदस्य नहीं किसी सदन के रह गए थे, संविधान सभा में सदस्य बनाने के लिए अपने सदस्य का इस्तीफा के वहां से उन्हें सदस्य बनवाया। और संविधान सभा में सिर्फ सदस्य ही नहीं बनवाया, उन्हें उसका चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का बनाया। तो आप इससे समझ लीजिए कि कांग्रेस ने जितना उन्हें सम्मान दिया उतना तो किसी ने नहीं दिया। और जिस बात को लेकर के उनका मतभेद था सरकार से, जब वो सरकार से अलग हुए, कांग्रेस ने ही उन्हें कानून मंत्री बनाया था, पहला कानून मंत्री बनाया था देश का। तो वो तब अलग हुए, जो चीज पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे वही चीज चाहते थे भीमराव अंबेडकर, लेकिन दूसरे तमाम सारे लोग नहीं चाहते थे, इसलिए विरोध था और इस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया था, ना कि पूरी कांग्रेस के कारण, क्योंकि वो संयुक्त सरकार थी। तो यह समझा जा सकता है कि ये झूठ फैलाए जाते हैं। इसके बाद एक और चीज आती है कि जिस तरह की राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी पर उसके लिए कहने की बजाय बहुजन समाज पार्टी मायावती कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर हमला कर, गांधी परिवार को घेरती है, जिस गांधी परिवार के साथ वो 10 साल जब सरकार में थी तो पिछलग्गू बन के रही थी, हर बार साथ दिया था। और वो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो नुकसान किए हैं दलितों के, वो सब कोई देख रहा है। वो आजकल बी टीम का काम करती है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा और हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा। शायद यही वजह थी कि लोगों ने उन्हें नकारा है। कांग्रेस ने ही दलितों को अधिकार दिए थे, कांग्रेस में ही राजीव गांधी की सरकार के समय में 1989 में दलितों पर अनुसूचित जात जनजाति अत्याचार अधिनियम आया था, छुआछूत अधिनियम आया था। उस अधिनियम का के ही जरिए आज उनको हक मिलता है, उन्हें सब कुछ किया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ही वह थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जब छुआछूत अधिनियम बना था, निवारण अधिनियम, तो उन्हीं के वक्त में बना था। यानी कांग्रेस ने ही ये सब चीजें दी थी, किसी और ने नहीं दी थी। तो यह एक सत्य है, लेकिन वो कांग्रेस पर हमलावर है। चलिए, जब वो कांग्रेस पे हमलावर होती है तो यही बात कर लेते हैं। अब हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में है, तो हरियाणा में बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही, जिससे कैसे कांग्रेस के दलित वोट काटे जा सके, उसके लिए वो खड़ी हो जाती है इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। और उनके सहयोगी जो दूसरे हैं, चंद्रशेखर आजाद, रावण, वो रावण जाकर के खड़े हो जाते हैं जेजेपी के साथ। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के पोस्ट। देवीलाल का 50 साल से अधिक का पुराना बीजेपी से साथ है, उस परिवार का पूरे का साथ है। देवीलाल को पहली बार कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के क्रम में पहली बार संघ ने ही सहयोग करके, जनसंघ ने ही, बीजेपी की जो मात्र टीम है उसने ही मुख्यमंत्री बनवाया था, कांग्रेस का मुख्यमंत्री हटवाया। और हर बार चाहे इनेलो चाहे जेजेपी जब भी सत्ता में रहे, भाजपा के ही सहयोग से रहे, जनसंघ के ही सहयोग से रहे। तो इससे आप यह भी क्लियर हो जाइए। और अभी भी ये दोनों उन्हीं के साथ जाके खड़े थे, जबकि तब कभी भी काशीराम इनके साथ नहीं खड़े। तो यह इस बात का सबूत है कि ये बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में किया था, छत्तीसगढ़ में किया था, राजस्थान में किया था और तमाम राज्यों में किया, बिहार में किया और जगह किया। तो यह खेल चल रहा है। चलिए, इस खेल के बाद जब हम सारी चीजों को देखते हैं कि कैसे क्या मिलेगा, तो संजय राउत एक चीज कहते हैं कि सरकार से इंसाफ मिल नहीं रहा है, राजनीतिक दल इंसाफ दे नहीं रहे हैं और हमारे पास एक ही संवैधानिक संस्था बचती है, वो है सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी
बार बार एक बात कहते हैं कि भारत में जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सब पर आरएसएस बीजेपी ने कब्जा कर लिया है और नरेंद्र मोदी उसे डिक्टेट कर रहे हैं। आज हम यह बात पूरी तरीके से साबित होती है और संजय राउत इसीलिए कहते हैं कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से उन्हें इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र के वाला केस वो किसी और जज को ट्रांसफर कर, उनसे नहीं मिल पाएगी। यानी इतनी बड़ी बात है। क्यों हुई है यह बात? क्योंकि इसके पहले भी 2008-9 की बात है, जब इफ्तार पार्टी, सरकारी इफ्तार पार्टी प्रधानमंत्री ने आयोजित की थी, तो उसमें सभी आमंत्रित थे। तो सार्वजनिक पार्टी थी, उसमें चीफ जस्टिस भी आए थे। निश्चित रूप से सरकारी कार्यक्रम में आने में कोई समस्या नहीं, और वो भी सार्वजनिक कार्यक्रम में, उसमें आने में कोई समस्या नहीं। लेकिन कोई मेरे घर में अकेले आए, तब तो तभी आएगा जब मेरे से निजी संबंध, वो तभी आएगा, मेरे साथ में मेरी पूजा में शामिल होगा, मेरे और दूसरे कामों में शामिल होगा, जब मेरे से निजी संबंध। तो आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीवाई चंद्रचूड़ के घर पे जाते हैं, उनकी चीफ जस्टिस अगवानी करते हैं और फिर वो आरती उतारते हैं और सब कुछ करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो यही वजह है कि संजय राउत आज यह बात कह रहे हैं। पूरे देश में इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है, सवाल उठ रहा है, क्या न्यायपालिका अब बची नहीं है? क्या सच में न्यायपालिका को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई है? शायद यही वजह हो कि आज तक एक भी निर्णय ऐसा तो नहीं रहा जो भाजपा को अखर जाए। एक भी ऐसा नहीं रहा जिसमें कहीं मोदी पे जांच हो जाए, कोई चीज हो जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड का जब बताते हैं कि ये गलत, उसके बावजूद उस पर जांच नहीं कराते कि धांधली कहां कहां क्या क्या हुई। नहीं जांच होती है सेबी के मामले में, जहां क्या क्या धांधली हुई है। नहीं जांच होती है राफेल पे, नहीं जांच होती है किसी और पे, हर धांधली चलती। तो फिर सवाल तो उठना लाजमी है। तो हम किस पर यकीन करें? निश्चित रूप से आज देश में सवाल खड़े हैं। बहरहाल, यदि चुनाव कुछ इस ढंग से होते, जैसा कि कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि यदि 20 सीटें कांग्रेस को और आ जाती तो नरेंद्र मोदी समेत उनका पूरा गैंग जेल में होता। और यही बात मैंने इसी चैनल पे कही थी, आप याद करिए, पुराना आप देख लीजिए, कि राहुल गांधी ने वो सारे सबूत जुटा लिए हैं जिससे नरेंद्र मोदी सरकार जेल में जाए, और उसको लेकर के तमाम याचिकाएं भी हुई हैं। लेकिन कोई अदालत कोई फैसला नहीं देती है कि जांच कराएं। सिर्फ जांच की बात करें, जांच भी कराने को तैयार नहीं होते तो और क्या हो। तो यह अपने आप में स्थिति है कि इस देश की सारी व्यवस्थाएं, सब चीजें नरेंद्र मोदी के पंजे में जकड़ गई हैं, और अब न मायावती दलितों की बची और ना न्यायपालिका हो या दूसरी और कोई जगह हो या संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे आप लोकसभा देख लिए, राज्यसभा देख लिए। आज ही मैं देख रहा था उपराष्ट्रपति का एक बयान, वो लगातार पॉलिटिकल बयान देते हैं और हैं उपराष्ट्रपति, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, सभापति हैं राज्यसभा के। तो इससे समझा जा सकता है कि इस देश के अंदर सारी संस्थाओं को बीजेपी ने, आरएसएस ने और उनके लोगों ने काबिज हो गए हैं, कब्जा कर लिया। इसलिए जरूरी है इस देश को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ना, और यह तभी होगा जब आप पूरी ताकत से वोट देंगे। हल्के वोट देंगे तो चुनाव आयोग अपना खेल कर देगा, और यह बात भी राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कही थी। आज भी वही बात कायम है।